दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, पांडु को किसने श्राप दिया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए कथा का अगला भाग श्रवण करते हैं। पहले भय जागा, फिर उसने श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रभु का कीर्तन करने लगा। तभी एकाएक आम खुद ब खुद दो टुकड़ों में बट गया और एक सुनहरे प्रकाश के साथ एक सुंदर सी कन्या हंसती खिलखिलाती हाथ पांव फेंकती हुई बाहर प्रकट हुई। दोनों पसीने पसीने हो गए, पर उस कन्या को देखते ही ब्राह्मणी के अंदर एकाएक ममता का सागर उमड़ चला और उसने एकदम से दौड़कर उस दिव्य कन्या को गोद में ले लिया। ब्राह्मणी को पहले तो कुछ समझ न आया, पर जैसे ही उसने उस कन्या को हाथ में लिया, आश्चर्य, उसे एकाएक धुंधला सा कुछ दिखाई देने लगा। फिर साफ साफ, उसके बाद साफ दिख चला। वो कन्या उसकी गोद में झूम रही थी, खेल रही थी और वे निसंतान गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी ईश्वर के इस आशीर्वाद पर उसे बार बार धन्यवाद करते, हाथ जोड़ते रो रहे थे। अजीब सा चक्र था समय का कि ब्राह्मण ने अपने इस दैव्य चमत्कार से मिली बिटिया का नाम सोनम ही रखा। सोनम के आते ही गरीब ब्राह्मण के दिन फिर गए। जहाँ आए दिन फाका होता था, वहीं घर धन धान्य से भरने लगा। ब्राह्मण जहाँ कदम रखता, वहाँ धन धान्य की वर्षा होने लगती। सोनम दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी तो जानते ही थे कि यह जरूर कोई दिव्य कन्या है, पर जब कुछ ही दिनों में वह दौड़ने तक लग गई और दिनों ही दिन बड़ी होती चली, तो उन्हें उसके दिव्य होने में जरा भी शक न रहा। कुछ दिनों में ही सोनम जवान होकर अपने असली रूप में आ गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी चकित तो थे, पर जो भी था, वे तो उसे बिटिया के रूप में पाकर धन्य थे। गरीब ब्राह्मण की कुटिया राज्य की सीमा के लगभग आखिरी छोर पर थी और दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। इसलिए सोनम के बारे में किसी को भनक तक न लगी। बात कुछ और दिन छिपी रहती, पर एक दिन राजा का घोड़ा भटक कर ब्राह्मण की कोठरी से लगी बाड़ में घुस आया, जहाँ सोनम फूलों को पानी दे रही थी। घोड़े ने फूलों को खाना शुरू किया तो सोनम ने थप से उसके पेट पर दोनों हाथ मार दिए और घोड़ा वहां से भाग खड़ा हुआ। पर यह क्या, उस घोड़े के राजमहल में पहुंचते ही खलबली मच गई। जिसने देखा दांतों तले उंगली दबा ली। बात ही कुछ ऐसी थी, उसकी पीठ पर किसी दो हाथों के साफ साफ निशान दिखाई दे रहे थे। एक सोने का, दूसरा चांदी का निशान था। राजा यह सुनते ही भागा भागा आया। उसने आते ही घोड़े के ऊपर उभरे निशान देखे और एकाएक विस्मृतियों में चला गया। उस चारण ने कहा था कि राजकुमारी सोनम के हाथों में यह दिव्य शक्ति है कि वह जिस चीज को चाहे छूकर कर सोना बना सकती है। राजा इस चीज को आज से पहले सही नहीं मानता था। वो सोचता था कि ये सब बस कहानियां ही हैं, पर आज एकाएक उसका दिल धाड़ धाड़ कर उठा। काफी दिन हो चुके थे और वो जादूगरनी के कक्ष में गया भी था, पर पहले ही दिन उल्टे पांव लौट आया था कि जाने क्या क्या तारीफ सुनी थी, ये तो एक मामूली सी औरत निकली। वो जादूगरनी के कक्ष में उस दिन के बाद कभी नहीं गया और उसने सोनम को एक मामूली लड़की मान लिया था कि उस चारण ने बहुत बेवकूफ बनाया। पर आज पहली बार उसे शक हुआ कि ये सोनम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन दिनों राज्य में भी अजीब अजीब सी चीजें होने लगी थीं। 12 महीने फसलों से लबालब रहने वाले खेत बंजर हो चले थे। घनघोर बारिश होती थी हर साल, पर राज्य में सूखे की नौबत तक आ चली थी। अब सबसे रहस्यमयी तो यह थी कि राज्य में आए दिन कहीं ना कहीं से नागरिकों के एकाएक गायब होने की खबरें आती थी। लोग दबी जुबान में कह चले थे कि अब तो कि जब से यह नई रानी आई है तब से, पर खुलकर कोई क्या कह सकता था भला। कुछ तो था जो अबूझ हो चला था। ऐसा लग रहा था कुल देवता भी रूठ चले थे। और अब यह विचित्र विचित्र घटनाएं, राजा ने इन सबके पीछे के राज का पता करने की ठान ली। सुने सुने सुने, सभी प्रजाजन ध्यान से सुने। महाराज का न्योता प्रजा के नाम। सभी खासों आम को न्योता दिया जाता है कि कल शाही भोज। सभी बूढ़े बच्चे स्त्री को राजमहल में शाही भोज का न्योता है। समझ लें कि किसी के घर कल चूल्हा ना जले। शाही मुनादी करने वाले पूरे राज्य में ही नहीं, उसके सीमाओं तक डोडी पीट रहे थे और प्रजा को कल शाही न्योता दे रहे थे। आनन फानन में ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि कल सबको राजमहल भोज के लिए उपस्थित होना है। सबने तैयारियां शुरू कर दी। व्यापारी धनिक जहां महाराज आदि के लिए भेंट की जगत में लग गए,
तो अन्य सभी ने अपने उत्तम वस्त्र निकालने शुरू कर दिए। दर्जियों की तो मानो शामत आ गई। आनन फानन में ही ढेर जो लग गया था वस्त्रों का। कई तो ऐसे थे जो मुंह मांगा दाम चुकाने को तैयार थे। बस एक दिन में ही नए वस्त्र सिल दो। हर कोई दौड़ता भागता नजर आ रहा था। ब्राह्मणों की तो बाँछें खिल गई थी कि कल तो हाथ भर भर कर दक्षिणा मिलेगी। कोई कयास लगा रहा था कि महाराज का जन्मदिन है शायद, तो कोई सोच रहा था शायद कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी कल। क्या नया राजकुमार होगा? पेटुओं ने तो आज से ही उपवास धर लिया कि कल शक्कर राजभोग खाएंगे। हर तरफ कल होने वाले राजभोग की चर्चा थी। एक और निशक्त और वृद्धजनों की सूचियां तैयार की जा रही थी। राजा के आदेशानुसार उन्हें बग्गी में राजमहल लाया जाना था। प्रजा फूले नहीं समा रही थी। विशाल जन सैलाब सा उमड़ पड़ा अगले दिन। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या औरतें, सबके सब तड़के ही घरों से निकल पड़े। कई तो यह पूरा जुगाड़ लगा बैठे थे कि सुबह ही जल्द खाकर फुर्सत लें और शाम तक फिर खाया जाए तो दोनों वक्त का भोजन मिल जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा के लिए तो पूरे दिन भोजन चलना था। राजमहल के विशाल पंगाल में एक विशाल परकोटा पुरुषों का, दूसरा स्त्रियों का। लोग चले आ रहे थे, क्या भिखारी क्या धनिक, सब एक ही पंक्ति में। ब्राह्मणों ने जरा बहुत ऐतराज जताया, पर राजाज्ञा के चलते वे भी मन महसूस कर रह गए और उन्हें भी जनसाधारण के साथ बैठकर ही भोजन करना पड़ा। पर जहां पुरुषों को भोजन कर लौटना था, वहीं स्त्रियों के लौटने के द्वार पर महाराज का घोड़ा बांधा था और राजाज्ञा थी कि सभी स्त्रियां उस घोड़े पर थाप देकर जाएं। किसी को इस आदेश का मतलब समझ न आया, पर सब घोड़े को दोनों हाथों से थाप लगाते लौट रही थी। शाम का अंधेरा घिराया, लगभग तमाम औरतें लौट चली। महाराज का दिल अब डूबने लगा था। उसने सिपाहियों से पूरे राज्य का चक्कर लगाने को कहा कि वे पता करें कि कहीं कोई स्त्री छूट तो नहीं रही। साथ ही उसने आदेश भी दिया कि अब राजमहल की शेष स्त्रियां भी अपने हाथों की छाप दें घोड़े पर। जादूगरनी को भी आना पड़ा। उसने भी घोड़े पर थाप लगाई, पर हाथ उछारे भी तो काले और बदसूरत। सिपाही जल्द ही खबर भी ले आए कि एक गरीब ब्राह्मण की बेटी सोनम शेष है, पर उसने आने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि 4 कहार और पालकी भेजी जाए और एक सेना की टुकड़ी पूरे आन बान के साथ उसे बुलाया जाए, तभी आएगी वो। मंत्रियों दरबारियों की भुजाएं फड़क उठी कि एक मामूली सी लड़की और यह दुस्साहस। सेनापति तो तलवार ही खींच पड़े। आज्ञा दीजिए महाराज, तो इस गुस्ताख लड़की को बंदी बनाकर ले आए। एक मामूली लड़की के लिए शाही टुकड़ी। पर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब महाराज ने शाही सेना की एक टुकड़ी सहित सेनापति को शाही पालकी और राजकहारों के साथ जाकर सोनम को लाने के लिए कहा। सेनापति तुरंत शाही पालकी और टुकड़ी ले रवाना हो गए। गरीब ब्राह्मण भागा भागा आया। ब्राह्मणी ने आते ही उसे जोरों से भींच लिया। दोनों बहुत डरे हुए थे। वे वहां उड़ती उड़ती खबर सुनकर आए थे कि उनकी बिटिया को बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। पर सोनम ने बड़े स्नेह से दोनों को बैठाया और अपने बारे में सब बताया। आज तक की तमाम बातें, अपना रहस्य दोनों आंखें फाड़कर सुनते रहे। थोड़ी देर में ही सेनापति शाही टुकड़ी के साथ पूरे सम्मान से आया और सोनम के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। सोनम का तेज था ही कुछ ऐसा कि आंखें उसके सामने खुद ब खुद झुक जाती थी। सोनम ने अपने धर्मपिता और माता से विदा ली और पूरी आन बान के साथ डोली में बैठ गई। डोली अब राज्य की ओर जा रही थी और आश्चर्य यह कि महीनों से सूखी चली पोखर नदियों में एकाएक जल भर निकला। जाने कब से बंजर हो चली धरती पर कोपलें फूटने लगी और देखते ही देखते सुगंधित फूल लहलहा उठे। सोनम की पालकी जहां से गुजर रही थी, धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती। हो भी क्यों ना, धरती माता अपनी बिटिया के लिए सालों बाद फिर जगी थी और स्वागत के लिए तैयार थी। जाने कहाँ गायब हो चली चिड़ैया, बगुले भी एकाएक लौट आए थे। मोर पंख फैलाकर नाच उठे, कोयल कूक उठी और पूरा आसमान पक्षियों के कलरव से गूंज उठा। बात ही कुछ ऐसी थी, सबकी सोनम बिटिया आज अपने ससुराल जो जा रही थी। राजकुमारी सोनम जैसे ही राजमहल पहुंची, उसका दिल धाड़ धाड़ कर उठा। उसके ससुराल, उसके पिया का घर। वह कुलवधू की तरह पूरी शान से पालकी से उतरी। उतरते ही उसने राजमहल की ड्योढ़ी पर शीश नवाया और चलते वक्त ब्राह्मणों के हाथों चढ़ाई हल्दी भरे दोनों हाथ राजमहल की ड्योढ़ी पर छाप दिए। और यह क्या, एक हाथ सोने का दूसरा चांदी का। पूरा राजमहल खुशबुओं से भर उठा।
महाराज के पास ही प्रतापगढ़ का चारण भी था और कुछ शाही सेविकाएं भी जो महाराज के बुलावे पर आज ही आई थी। शाही दासियों ने तुरंत अपनी राजकुमारी सोनम को पहचान लिया। वे सबकी सब खूंटे से छूटी बछड़ों से भागी और राजकुमारी सोनम से लिपट गई। सब जार जार रो रही थी और राजकुमारी सोनम भी। महाराज ने सोनम को गले लगा लिया। सोनम ने उनके चरणों में शीश धर दिया। वो कुछ कहती पर राजा को कुछ भी सुनने की जरूरत ही कहाँ थी। उसने तत्काल ही जादूगरनी को जंजीरों से बांधकर दरबार में लाने का हुक्म दिया। विस्मय में पड़ा सेनापति तुरंत ही जादूगरनी को बांधकर दरबार में ले आया। थोड़ी ही देर बाद जादूगरनी जंजीरों से बंधी थर थर कांप रही थी। जादूगरनी ने अपने तमाम अपराध कबूल करते हुए रहम की अपील की, पर राजकुमारी सोनम की तमाम कष्टमयी जीवन यात्रा को सुनते जनता के गुस्से का पारावार न रहा और इससे पहले कि महाराज कोई सजा देते, प्रजा ने खुद जादूगरनी को दरबार से बाहर घसीट लिया और पत्थरों से मार मार कर उसके प्राण ले लिए। कुछ ही दिनों बाद सब कुछ सही हो गया। राजकुमारी सोनम के आते ही राज्य का अकाल दूर हो गया। झमाझम बरसात हुई, खेतों ने सोना उगला और लोगों के घर फिर धन धान्य से भर गए। महाराज और सोनम अब खुशी खुशी रहने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।